नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, आपका प्यारा पाइपिंग इंजीनियर्स चैनल ने अपने स्पेलिंग में कुछ चेंजेस किए हैं। दोस्तों, ये एक यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हमें अपने यूट्यूब चैनल के नाम में स्पेलिंग चेंज किए हैं। सो प्लीज़ डरिएगा मत, सेम चैनल है, सेम आप लोगों को प्रेजेंटर है। और दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से पाइपिंग इंजीनियर्स के नाम से जुड़ सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एस की बजाय लास्ट में जेड है। दोस्तों, आज फिर हम लोग पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। आपको पता है, हमारी बहुत ही फेमस पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। और इसमें से आई गेस बहुत लोग कुछ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर भी कर पाते होंगे और वो इंटरव्यू को क्रैक भी कर पाते होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज 1.5x की स्पीड में देखें और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो वीडियो देखने से पहले दोस्तों लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो दोस्तों, पहला सवाल जो आज का है, पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइपिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर पाइपिंग सिस्टम एंड व्हाट आर देयर टिपिकल एप्लीकेशंस। तो इंटरव्यूअर आपसे कभी भी पूछ सकता है, जब भी आप पाइपिंग इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डिजाइनर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको मटेरियल्स की जो नॉलेज है वो होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर मटेरियल्स की आपको नॉलेज नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप सही से मटेरियल को सिलेक्ट ना कर पाएँ और गलत सर्विस के लिए गलत मटेरियल सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, जनरली जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें कार्बन स्टील के मटेरियल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है, कॉपर होता है, पीवीसी होता है, एचडीपी होता है। सो कार्बन स्टील के जो पाइप्स हैं दोस्तों, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में यूज करते हैं। सो जनरली जो 80% ऑफ जो आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी वो हम कार्बन स्टील के पाइप्स के द्वारा हम लोग उसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। आपको पता है, जहाँ पे मेरे को कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए और जहाँ पे मेरे को हाई लाइफ चाहिए, जहाँ पे मैं इम्प्योरिटीज नहीं चाहता हूँ मेरे सिस्टम में जाए, लाइक केमिकल, फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे आपके स्टेनलेस स्टील पाइप को यूज किया जाता है। कॉपर पाइप्स दोस्तों प्लम्बिंग और एचवीएसी और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स हैं वो लो प्रेशर और केमिकल एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप्स दोस्तों वाटर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। जनरली प्लम्बिंग के जो वर्क्स होते हैं वहाँ पे एचडीपीई और पीवीसी पाइप्स को हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन स्टील पाइप्स। तो कार्बन स्टील पाइप्स के दोस्तों कुछ एडवांटेज रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। एडवांटेज आप सब लोगों को मालूम है, बट स्टिल फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव किस लिए बोला गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको कार्बन स्टील का पाइप सस्ता मिलेगा, लेकिन इसका जो रिटर्न है, लेट्स से अगर आपने एक पाइप खरीदा तो आपके लिए 10 12 15 साल के लिए पाइप जो है वो सस्टेन आपके पाइपिंग नेटवर्क में करेगा। और दोस्तों ये सुटेबल होते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए। डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों, ससेप्टेबल टू करोजन रहते हैं। अगर आपने इन पाइप्स को सही तरीके से पेंट नहीं किया, सही तरीके से इनको मेंटेन नहीं किया, तो इनमें करोजन लग जाती है। और रिक्वायर्स प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और लाइनिंग्स, वही बात है, अगर आपको इनकी लाइफ चाहिए, एक्सटेंडेड लाइफ, आप तो इनको आपको प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और लाइनिंग्स देनी पड़ेंगी। स्पेशली जो आपके अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उनमें स्पेशल कोटिंग्स चढ़ाई जाती हैं, ताकि उनपे अंडरग्राउंड ह्यूमिडिटी की वजह से करोजन कुछ ना कर सके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाई इज स्टेनलेस स्टील प्रेफर्ड इन करोसिव एनवायरनमेंट्स। तो आपको मालूम ही है, पहला तो हम लोग यही बोलेंगे कि उसके ऊपर करोजन नहीं होता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील पाइप को यूज किया जाता है। लेकिन इसमें अगर आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो स्टेनलेस स्टील जो पाइप होता है दोस्तों, उसके अंदर क्रोमियम रहता है। और क्रोमियम क्या करता है, ऑक्साइड लेयर बना देता है पाइप के सरफेस पे, जिसकी वजह से करोजन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी जो लाइफ है और ड्यूरेबल हो जाता है, और वो हाई टेम्परेचर्स को भी झेल जाता है। सो दोस्तों, आपको बताना है, क्रोमियम की वजह से, क्रोमियम के एलोइंग की वजह से स्टेनलेस स्टील पाइप्स को के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से करोजन उनको हिट नहीं कर पाती। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हाउ डू दे डिफर। सो 304 होता है दोस्तों, 316 होता है और 321 होता है। 304 और 316 में आपने देखा होगा पीछे एल लिखा होता है, तो एल का मतलब होता है दोस्तों लो कार्बन। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लो कार्बन पाइप्स को क्यों यूज किया जाता है, जहां की हम नॉर्मल 304 और 316 भी यूज कर सकते हैं। तो 304 जो होते हैं जनरल पर्पस पाइप होते हैं, जिनका गुड करोजन रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि करोजन रेजिस्टेंस नहीं होते हैं ये, लेकिन सबसे लीस्ट लीस्ट जो क्वालिटी रहेगी स्टेनलेस स्टील पाइप्स में, वो 304 की रहती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एस एस 316।
सो 316 में दोस्तों मोलिबेडनम भी यूज किया जाता है। मोलिबेडनम के एलोइंग की वजह से इसकी जो कोरोजन रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर 304 की लाइफ 10 साल होगी, अगर और आप वहीं पे 316 यूज करेंगे तो उसकी लाइफ 15 साल हो जाएगी। ये एक उदाहरण है, लाइफ वेरी कर सकती है एनवायरनमेंट के हिसाब से और पाइपिंग सिलेक्शन के हिसाब से। लास्ट होता है दोस्तों 321, ये सबसे कॉस्टलीस्ट पाइप रहता है। 321 में दोस्तों टाइटेनियम को यूज किया जाता है। तो टाइटेनियम इज कॉस्टली, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली भी रहता है। और इसमें इंटरग्रेनुलर क्रोजन भी रुक जाता है, मतलब जो पाइप के अंदर का जो क्रोजन है, जो अंदर के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें भी क्रोजन रेजिस्टिविटी बच जाती है जब हम टाइटेनियम की एलोइंग करके 321 ग्रेड का स्टील पाइप बनाते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग फॉर पाइप्स। हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग आपको पता है, जब हम प्लांट कमीशन करने जाते हैं, कमीशन करने से पहले हम पाइप की हाइड्रो टेस्ट करते हैं। तो हाइड्रो टेस्टिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स फिलिंग द पाइप विद वाटर एंड प्रेशराइजिंग इट टू अ स्पेसिफाइड लेवल टू चेक फॉर लीक्स एंड इंश्योर पाइप कैन हैंडल द इंटेंडेड प्रेशर। दोस्तों हम पाइप के अंदर पानी को भरते हैं, एक प्रेशर तक भरने के बाद हम उसमें लीक्स चेक करते हैं और चेक करते हैं कि जो पाइप है वो इतना इंटेंडेड प्रेशर जिसके लिए वो डिजाइन करा हुआ है वो उस प्रेशर को सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप सपोर्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स। पाइप सपोर्ट पे आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमने पिछले हफ्ते ही बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे लिंक डालेंगे, जरूर देखिएगा। पाइप सपोर्ट्स दोस्तों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सैगिंग ना हो। सैगिंग कैसे होता है दोस्तों, इस तरीके का झुकाव पाइप में ना आए ड्यू टू फ्लूइड वेट और या फिर ड्यू टू द वेट ऑफ द पाइप इटसेल्फ। वाइब्रेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम पाइप को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग सपोर्ट कौन से होते हैं, हैंगर, क्लैम्प्स, ब्रैकेट, सैडल्स, ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करी हुई है अपनी वीडियो में, प्लीज आई सेक्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइप शेड्यूल्स। तो आप सबको पता है पाइप की जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं पाइप शेड्यूल्स के हिसाब से करते हैं। तो पाइप शेड्यूल होता क्या है, पाइप शेड्यूल इंडिकेट द वॉल थिकनेस ऑफ द पाइप which affects its pressure rating and strength. Hence, higher the schedule means higher thickness and higher temperature, higher pressure ratings and higher the cost. दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि शेड्यूल नंबर एक्सेसिव बढ़ा दिया आपने, उससे हाई थिकनेस बढ़ गई आपकी तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। थिकनेस बढ़ाने से आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, पाइप का वेट बढ़ेगा, स्ट्रक्चरल का आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिविल का कॉस्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों पाइप की जो वॉल थिकनेस होती है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करी जाती है जो कि हमारे डिजाइन प्रेशर टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। अगला सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्मे बी 16.5 स्टैंडर्ड। बहुत ही वीडियोस में मैंने कवर किया है, आई होप आपने अगर देखी होगी तो जरूर पता होगा। एस्मे 16.5 जो है वो पाइप फ्लेंजेस का स्टैंडर्ड है। बताएंगे आप 16.1 कौन सा स्टैंडर्ड है, वो भी फ्लेंजेस का स्टैंडर्ड है बट लेकिन बेसिक डिफरेंस है 16.1 और 16.5 में। ये फ्लैंज फिटिंग्स के स्पेसिफाइक के डायमेंशंस के बारे में, टॉलरेंसेस के बारे में, मटेरियल और प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के बारे में बताता है दोस्तों। 16.5, व्हाट इज अ पीएनआईडी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पीएनआईडी तो दोस्तों आपको पता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट डायग्राम इसे बोलते हैं। इट इज अ डिटेल्ड ड्राइंग दैट शो पाइपिंग एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस फ्लो। इट इज क्रूशियल फॉर डिजाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। तो आप बोल सकते हैं कि जब हमारा प्लांट पेपर पे होता है तो हमारा बाइबल जिसके हिसाब से पूरा प्लांट को हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर पीएनआईडी। अगला सवाल है दोस्तों, एक्सप्लेन द टर्म आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अगेन आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आई बटन में डालेंगे, वो भी जरूर देखिएगा। आइसोमेट्रिक एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है पाइपिंग सिस्टम का दैट शोज द लेआउट, डायमेंशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पाइप्स एंड कंपोनेंट्स। बेसिकली दोस्तों आपका जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है उसमें आपकी पाइपिंग की डायरेक्शन रहती है, एलिवेशंस रहता है, बीओक्यू रहता है। बीओक्यू भी आपका आइटम वाइज रहता है। और इरेक्शन जब हम लोग करते हैं, सॉरी पाइपिंग का इरेक्शन करते हैं, तो इरेक्शन के लिए हम लोग पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का इस्तेमाल ही करते हैं बिकॉज उसमें हर लाइन का कहाँ एलिवेशन चेंज हो रहा है, कहाँ पे क्या रिड्यूसर फिटर लगना है, वो सब जो है डिटेल रूप में दिया हुआ होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ गैस्केट इन अ फ्लैंज कनेक्शन। गैस्केट आप सब जानते हैं ये एक सीलिंग डिवाइस होता है। गैस्केट क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स अ सील बिटवीन टू फ्लैंजेस टू प्रिवेंट लीक्स। तो अगर आप दोस्तों दो फ्लैंजेस को जोड़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट कभी भी 100% लीक प्रूफ नहीं होता। तो इस मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को खत्म करने के लिए हम इसके बीच में एक गैस्केट लगाते हैं। वो गैस्केट क्या काम करता है, लीक प्रूफ हमारे सिस्टम को बना देता है और हमारा जो फ्लूइड है
वो बाहर नहीं निकलता। अगला सवाल है दोस्तों, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ बॉल वॉल्व एंड अ बटरफ्लाई वॉल्व। So ball valve uses a spherical disc to control flow and provide a tight seal, making it suitable for on-off oblique control, while a butterfly valve uses a rotating disc and is used for regulation and quick set off. So ball valve जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर एक बॉल होती है जो कि क्वार्टर टर्न लेती है। क्वार्टर टर्न लेने पे वो ऑन ऑफ की तरह और उसको कंट्रोल के लिए भी कभी कभी यूज हम कर लेते हैं। वहीं बटरफ्लाई वॉल्व में एक रोटेटिंग डिस्क होती है बड़े साइज की, जो कि ऊपर से जब हम लोग उसके स्पिंडल के साथ उसको घुमाते हैं या हैंडल के साथ घुमाते हैं, तो दोस्तों वो जो डिस्क है वो 180 डिग्री मूव करती है, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो इन और आउट या फिर ऑन और ऑफ होता है। बटरफ्लाई वॉल्व को जनरली हम ऑन ऑफ के लिए और कंट्रोल वॉल्व के लिए यूज करते हैं। गैसेस सिस्टम में आप जितना भी देखोगे, बटरफ्लाई वॉल्व को ही कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो में यूज किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टेनलेस स्टील पाइप्स इन करोसिव एनवायरनमेंट। तो स्टेनलेस स्टील पाइप दोस्तों एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस देता है, इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, और ये आइडियल होते हैं करोजन इन्वायरमेंट के लिए, और जहां पे हम चाहते हैं कि कोई भी इंप्योरिटी हमारे सिस्टम में ना जाए और हमारे प्रोडक्ट को हैम्पर ना करे, लाइक केमिकल प्रोसेसिंग, मेरीन एप्लीकेशंस या फिर फार्मा इंडस्ट्री या फिर फूड इंडस्ट्री। सो वहां पे दोस्तों हम लोग स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाउ डू यू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर पाइपिंग सिस्टम। जो पहला सवाल आज का था कि हम कैसे अप्रोप्रिएट मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर हमने गलत मटेरियल गलत सर्विस के लिए यूज कर लिया तो हमारे प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है और हमारा प्लांट हो सकता है कि वो सब विदस्टैंड ना कर सके। सो मटेरियल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर, प्रेशर, करोजन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस आर आल्सो कंसीडर्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आपका फ्लूइड देखोगे आप कौन सा बहेगा, उसके अंदर उसका क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या करोजन रेजिस्टेंस है और क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब देखने के बाद ही हम एक मटेरियल की सिलेक्शन करते हैं। जनरली हर कंपनी के पास अपना पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन होता है और उन्हें सेट ऑफ जो उनकी फ्लूइड सर्विसेज हैं उनके हिसाब से ऑलरेडी पाइपिंग मटेरियल्स स्पेसिफाई किए हुए होते हैं, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, और ये आज का लास्ट सवाल है इस वीडियो का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन अ पाइपिंग सिस्टम। तो एक्सपेंशन जॉइंट क्या काम करता है दोस्तों, इट एब्जॉर्ब्स थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, reducing stress on piping system and preventing damage due to temperature changes। So आपको मालूम होगा जब हमारे सिस्टम में पाइपिंग के सिस्टम में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो मेरा जो पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, अगर वो पाइपिंग सिस्टम में एज इट इज रह जाएगी तो मेरे पाइपिंग सिस्टम को प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे इक्विपमेंट तक भी वो सिस्टम को इशू कर सकती है। तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों हम एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाते हैं, और ये सब थर्मल स्ट्रेसिस से पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना है, ताकि वो एक्सपेंशन जॉइंट पूरा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को अब्सॉर्ब कर सके और मेरे इक्विपमेंट में और पाइपिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, पाइपिंग इंजीनियर्स दोस्तों सेम है, सिर्फ हमारी स्पेलिंग में चेंज हुआ है। सो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, फॉलो करते रहे और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।